मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपने अभी कूलम लॉ देखा, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये समझो कि उस कूलम लॉ से ही बन के आएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर जाएंगे, देखेंगे आगे। एक तो आज मैं ये पढ़ाऊंगा, इसके साथ ही साथ आपको मैंने दो न्यूमेरिकल दिया था पिछले क्लास में होमवर्क के लिए, और आई होप कि आपने उसको सॉल्व किया होगा, और नहीं तो हम लोग उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। आप उससे मैच करके देख लेना कि आपने सही अटेम्प्ट किया या नहीं किया। ओके, तो पहले मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा और फिर कुछ और भी होमवर्क दूंगा। दूसरी बात यह है कि मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैं पहले किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं था, लाइक यूट्यूब एंड ऑल दैट, लेकिन अभी यूट्यूब पे आया हुआ 15-20 डेज हुआ है हम लोगों का, और मैं आपके रिस्पांस को देख के बहुत मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं था कि इतना रिस्पांस अच्छा आप देंगे हमें। और जब मैं कल अपना डेटा देख रहा था तो करीब करीब 7,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं पिछले 20 डेज में, और जो व्यूअरशिप भी जो अपना है वो सारे वीडियोस को अगर एक जगह ऐड करें तो करीब करीब 2 लाख यानी 2 लाख व्यूज आ चुके हैं सारे वीडियोस को अगर एक्यूमुलेट करके देखें तो अब ये आपका जो हमें रिस्पांस मिल रहा है ये मेरे को और इनकरेज कर रहा है। मैं और बेहतर क्वालिटी करूंगा, और भी चीजों पे मैं वर्क कर रहा हूं। मैं बहुत जल्दी एक वेबसाइट भी लॉन्च करूंगा जिससे आपको, और जैसे जो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको डीपीपी या जो आपके लिए टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी मैं काम कर रहा हूं, और जल्द ही विद इन अ वीक सारा जो वो बैक ऑफिस में काम चल रहा है लोगों को मैंने लगा रखा है टेक्निकली, क्योंकि लॉकडाउन से थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने से लोग अब आ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो टेक्निकल स्टाफ को मैंने रखा हुआ है जो इन चीजों को फ्रेमवर्क कर रहा है। जब चीजें ढंग से आ जाएंगी तो आपके सामने मैं लेके आऊंगा। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, ये बिल्कुल पढ़ाई जहां तक जो हो सकेगा, फिर उसके बाद आपको डाउट्स के लिए भी आपके डाउट्स भी लाए जाएंगे और फिर उसको रिप्लाई किया जाएगा। उन सब चीज को एकदम स्मूथ किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप बस पढ़ते जाइए, आप ढंग से पढ़िए। और एक मैं बार बार बोलता हूं कि आप जब भी इस वीडियो को देखिए एकदम अपने साथ ना खिलवाड़ नहीं करना है। जब आप वीडियो को देखते हैं तो उसका एक परफेक्ट रूटीन होना चाहिए कि आप किस समय वीडियो को देख रहे हैं। रूटीन होने के साथ साथ फिर आप नोटबुक बनाइए सही तरीके से। ये नहीं कि आपने अगर कोई डेरिवेशन देखा बोर्ड पे तो बस देख लिया, आपने डाउनलोड कर लिया या कुछ कर लिया तो आप सोचते हो कि हो गया काम। ऐसे नहीं होता है। आपको कॉपी पे नोट्स बनाना चाहिए। मैं भी बोर्ड पे हर चीज लिख के आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी उसका ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, और साथ ही साथ जो होमवर्क मिले या फिर अब डीपीबी मिलेगा उसको सॉल्व करना चाहिए। तो तभी जाके इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा। इतना ही नहीं, टॉपिक बेस्ड टेस्ट्स भी होंगे, उस टेस्ट में भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, और साथ ही साथ लाइक देना भी मत भूलिए। ओके, तो लाइक भी दीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आप फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। और आपका अगर इस तरीके से हमें प्यार मिलता रहेगा, जो कि मिल रहा है, सब्सक्राइबर के फॉर्म में मिल रहा है, व्यूज के फॉर्म में मिल रहा है, तो मैं इससे और उत्साहित हूं और मैं और अच्छा काम करूंगा और परफेक्शन लाऊंगा अपने काम में। ठीक है बच्चों, तो आज की पढ़ाई अब शुरू करते हैं, और जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं आज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाता हूं। ओके, ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग ये सीखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो डायरेक्ट इसका डेफिनेशन और ये सब पे जाने से पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को सीखो, कॉन्सेप्ट को समझो, तब आपको ये क्लियर होगा कि आखिर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं तो इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला तो बहुत इजीली बताया जा सकता है, लेकिन उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप सब कुछ को थोड़ा ढंग से सीखो कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को चाहिए क्यों। क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा कूलम्स लॉ। तो कूलम में मान लो ये Q1 चार्ज है और ये चार्ज आपका Q2,
ये Q1 चार्ज है, ये अपना Q2 है। तो इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स था वो कूलम लॉ से तो निकल के आ ही रहा था, K(Q1Q2)/r²। जब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पा रहे थे बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, तो हम लोग को फिर क्या जरूरत पड़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का? क्यों ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया? कूलम लॉ तो अपना ठीक से काम कर ही रहा था। तो अब इस पे हम लोग बात करते हैं कि आखिर कूलम लॉ के रहते इस टर्म को लाने की जरूरत क्या है। तो देखो, ये जो कूलम लॉ का डिस्कशन है अपना, ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। हम लोग वहां पे क्या अज्यूम करते हैं कि +Q1 डायरेक्टली +Q2 को F4 से रिपेल कर रहा है और +Q2 डायरेक्टली Q1 को रिपेल कर रहा है। मतलब हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि Q1 और Q2 का जो इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन मतलब इन दोनों का जो आपसी जो समझौता है, चाहे रिपेल करने का या अट्रैक्ट करने का, हमें लगता है कि ये डायरेक्ट है। Q1 डायरेक्टली Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 डायरेक्टली Q1 पे फोर्स लगा रहा है। बट दिस इज नॉट द फैक्ट। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। तो सच क्या है? तो सच क्या है, ट्रू क्या है, होता क्या है, वो समझो। अब यहां पे हम लोग जो रियल फिनोमेनन हो रहा है कि जब कोई चार्ज आता है, मान लो +Q को हम लोग लेके आए, तो ये कुछ राइट डाउन मत करना अभी। तो जब ये हम लोग +Q लाए, तो ये +Q क्या करेगा, ये अपने स्पेस में अपने आने की जानकारी देगा। मतलब इसके स्पेस में, इसके चारों तरफ जो आपका स्पेस है, उसमें एक मैसेज या यूं बोलो एक इंफॉर्मेशन जाएगा कि भाई ऐसा है कि हम आ गए हैं। अब ये पूरा जो स्पेस है, ये स्पेस कहां तक, तो मान के चलो इनफाइनाइट तक। इन सभी जगह ये अपना एक प्रभाव क्षेत्र यानी कि इन्फ्लुएंस, इसका जो इन्फ्लुएंस होगा इसके स्पेस में फैल जाएगा। कहोगे काहे का इन्फ्लुएंस? जैसे मान लो कोई एक्टर, कोई लीडर अगर कहीं किसी जगह पे आते हैं तो पब्लिक उनको देखने के लिए दौड़ जाती है। तो होता क्या है, वो एक्टर, वो लीडर, वो अपने उनके व्यक्तित्व में यानी उनकी पर्सनैलिटी में एक इफेक्ट होता है जिससे लोग खींचे आ जाते हैं। तो हम ये बोल के हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा है कि इस आदमी का एक फील्ड है, एक फील्ड है मतलब एक प्रभाव है जो इसके सराउंडिंग में फैला हुआ है, और कोई भी उसके इन्फ्लुएंस में जब आता है, उसके नजदीक आता है, तो उसके ऊपर असर पड़ता है। तो जिस तरीके से हर आदमी अपने चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस फैला के रखता है जो इफेक्टिव है, जो पर्सनैलिटी वाला आदमी है, तो ठीक इसी तरीके से ये चार्ज जो है, ये अज्यूम किया गया कि ये चार्ज अपने सराउंडिंग में, अपने स्पेस में एक इन्फ्लुएंस, एक प्रभाव फैलाएगा। कोई काहे का प्रभाव? तो इसका प्रभाव ये होगा, इसने कह दिया कि भाई हम आ गए हैं और ये हमारा पूरा प्रभाव क्षेत्र है, ये पूरा एरिया जिसमें उसका इफेक्ट है। अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा लाइक Q2, अब ये दूसरा चार्ज है बच्चों, ये चार्ज पहले से आया, ये बाद में आया। तो अगर ये चार्ज आएगा तो ये चार्ज इसके प्रभाव क्षेत्र में यानी इसके उस इन्फ्लुएंस वाले एरिया में आएगा, तो ये अपने ऊपर एक फोर्स फील करेगा। जैसा कि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर रिपल्सन फील करेगा, नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन फील करता। तो ये जो इसका एरिया है जिसमें इसका इन्फ्लुएंस है, जिसमें इसका इफेक्ट है, उस इफेक्ट का ही नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इफेक्ट फैलाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और कोई दूसरा चार्ज उसके फील्ड में अगर आएगा, यानी ये मान लो Q1 पहले से था, Q1 ने इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाया और दूसरा चार्ज जो कि Q2 आया तो वो उसके फील्ड में आएगा, तो उस दूसरे चार्ज के ऊपर में क्या लगेगा? फोर्स।
ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि Q1 और Q2, Q1 ने Q2 पे डायरेक्ट फोर्स नहीं लगाया। कहोगे सर बात तो वही हो रही है, बिल्कुल बात, आउटकम सेम है। आउटकम जो तुमने कूलम लॉ में देखा है वही आउटकम यहां भी है, लेकिन थोड़ा ना मामला अलग है। पहले हम लोग क्या बोलते थे, Q1 ने डायरेक्ट Q2 पे फोर्स लगाया, Q1 ने डायरेक्ट Q2 पे फोर्स लगाया, लेकिन अब ये 2 स्टेप प्रोसेस हो गया। स्टेप 1 में क्या हुआ, Q1 आया और इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाया। स्टेप 1 में क्या हुआ, Q1 आया और इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फैलाया। स्टेप 2 में क्या हुआ, Q2 डायरेक्ट Q1 के बजाय उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरैक्ट किया और अपने ऊपर फोर्स महसूस हुआ। मतलब ये बोलने का सिर्फ तरीका बदल रहा है, आउटकम वही है, बोलने का सिर्फ क्या हो रहा है, तरीका बदल रहा है। मतलब पहले Q1 आया, फील्ड फैलाया, उस फील्ड में Q2 अपने ऊपर फोर्स महसूस किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 स्टेप। अब कहोगे सर एक तीसरा Q3 ले आते हैं, तो मान लो एक तीसरा चार्ज Q3 ले आओगे तो Q3 भी Q1 के फील्ड में, Q3 भी अपने ऊपर फोर्स फील करेगा। तो जितने भी चार्ज इसके फील्ड में आएंगे वो अपने ऊपर फोर्स महसूस करेंगे। मतलब कि Q1 ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला के रखा हुआ है। मतलब तुमसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम सीधा बोल सकते हो कि किसी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके सराउंडिंग में फैला हुआ होता है, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो अपने ऊपर फोर्स फील करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा। तो फिर तुम्हें ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या ये जो Q2 आ रहा है इसका फील्ड नहीं होगा? बिल्कुल उसका भी फील्ड होगा, क्योंकि तुम जान रहे हो कि अगर ये Q1 ने इस पे फोर्स लगाया तो कूलम लॉ के हिसाब से Q1 पे ही फोर्स लगना चाहिए Q2 की वजह से। तो वो कैसे लगेगा? तो जिस तरीके से Q1 अगर है तो Q1 का फील्ड है जिसमें Q2 के ऊपर फोर्स लगा, ठीक इसी तरीके से Q2 जब आएगा तो Q2 का फील्ड होगा और उसमें Q1 अपने ऊपर फोर्स फील करेगा। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब है कि ये दोनों चार्ज आ रहे हैं और दोनों अपना अपना फील्ड फैला रहे हैं, और इसके फील्ड में उसके ऊपर फोर्स लगा और उसके फील्ड में इसके। तो चूंकि डिस्कशन में कंफ्यूजन हो जाएगा तो हम लोग एक साथ दोनों फील्ड को डिस्कस नहीं करते हैं। पहले हम लोग सिर्फ ये मान के चलते हैं कि Q1 है और Q1 के फील्ड को हमको पता करना है कि Q1 का फील्ड किधर है। तो बच्चों अब इसमें हम लोग देखेंगे, लिखना कुछ नहीं अभी, लिखने जब जिस समय हम लोगों को इसको राइट डाउन करना होगा मैं खुद बोर्ड पे आपको नोट्स बनवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले हमको ना इस टॉपिक जो है थोड़ा डिफरेंट है, तो इसमें थोड़ा हम लोग को कंसंट्रेशन चाहिए। तो आप एकदम कंसंट्रेट करते हुए आप चीजों को सुनते रहो जो मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि दोनों चार्ज को अगर एक साथ डिस्कशन करेंगे, दोनों फील्ड को एक साथ डिस्कशन करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। तो मान लो कि हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि ये एक +Q चार्ज, ओके, और हम लोग जानना चाहते हैं कि इसका फील्ड कैसे इस एरिया में फैला हुआ है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां कहां पे है, कितनी है, ये सब कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या करना चाहिए? ऐसे तुम लोग इसका स्टेप को बाद में लिखेंगे ही, लेकिन टॉपिक में एंट्री करने का मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप एकदम स्मूथली इंटर कर जाओ कि कूलम लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे हम लोग इंटर कर सकते हैं। तो देखो अब ये चार्ज है जो मेरे इंटरेस्ट का है, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है अपने को। तो एक काम करते हैं, जिस चार्ज के लिए तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हो उसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। सोर्स चार्ज क्या बोलते हैं दोस्तों? सोर्स चार्ज। अब मान लो कि ये एक प्लेस है, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट है हमारा पॉइंट P, यानी ये पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो क्या करना पड़ेगा भाई? तो आखिर इसका क्या इंफ्लुएंस है, इसका क्या यहां प्रभाव है, ये चेक करना है। तो फिर हमको याद आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है, किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी का होता है वो किसी के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। तो हम लोग इस पॉइंट पे पता करना चाहते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, किधर है, क्या है, नहीं है भी कि नहीं है। तो अब क्या करो
कि यहां पे ये कैसे पता लगेगा, तो हम यहां एक दूसरा चार्ज लेके आएंगे और उसको इस पॉइंट पे प्लेस करेंगे और उसको मान लिया हमने प्लस क्यू नॉट। ऐसे आपकी मर्जी, आप कहोगे हमेशा प्लस प्लस बोलते हैं, ये हम लोगों की नॉर्मल आदत होती है कि हम लोग दरअसल जब भी डिस्कशन करते हैं तो प्लस ही लाते हैं, लेकिन नेगेटिव से भी काम कर सकते हैं। फिलहाल हमने एक दूसरा चार्ज प्लस क्यू नॉट लाया इसके फील्ड के स्टडी के लिए, और इसका नाम हम रखेंगे टेस्ट चार्ज। क्या नाम रख देंगे बच्चों? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कहने का मतलब है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे तुम इलेक्ट्रिशियन को भी देखते हो वो टेस्टर लेके घूमता है, नहीं कि कहां पे लाइट है, कहां बिजली जा रही है, कहां इलेक्ट्रिसिटी है, कहां कनेक्शन इंटैक्ट है, उसको देखने के लिए वो टेस्टर रखता है, उसका नाम रखते हैं टेस्टर। ठीक इसी तरीके से यहां पे क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज नेम क्यों है इसका? क्योंकि ये सोर्स चार्ज के फील्ड को पता करने के लिए हमने यहां पे इसको रखा है। अब मान लो इसके प्रेजेंस में इस टेस्ट चार्ज पे अगर फोर्स लग रहा है तो आप कंफर्म हो जाओगे कि ये फोर्स की जो एग्जिस्टेंस है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगी है वो अपने आप तो लग नहीं सकती। कोई भी चार्ज, याद रखना दोस्तों, कोई भी चार्ज अपने ऊपर तो फोर्स लगा नहीं सकता, वो किसी और के फील्ड में ही फोर्स फील करेगा। अगर ये Q नॉट जो कि टेस्ट चार्ज है वो अगर फोर्स फील कर रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किस, जाहिर सी बात है किसकी होगी वो, तो वो सोर्स चार्ज की होगी, है ना। तो इस तरीके से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा टेस्ट चार्ज पे, वो फोर्स ये इस बात को इंडिकेट कर रहा होगा बच्चों कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस के बारे में पता लग गया। अब क्या क्वेश्चन उठता है? अब क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, अगर फील्ड है, ये तो अभी तक हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे थे। क्वालिटेटिव मतलब कि फील्ड क्या है, नहीं है। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। ये फील्ड है, माना फील्ड है, कितना है, किधर है, तो अब हम लोग न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। तो अभी तो मैं तुमको इंट्रो करवा रहा था, अभी मैं टेस्ट चार्ज के बारे में भी बहुत कुछ लिखूंगा, फिर इसके मैग्नीट्यूड के बारे में भी लिखूंगा। तो अब हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे। अब फिर कहोगे सर आपने फिर नया टर्म यूज कर दिया, इंटेंसिटी। अरे इंटेंसिटी कोई नई टर्म नहीं है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी जो तीव्रता, इंटेंसिटी को अगर हिंदी में बोले तो तीव्रता, फील्ड है लेकिन कितना है, ज्यादा है, कम है, इस ज्यादा कम के क्वांटिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया नॉर्मल एक टर्म, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गया उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, फिर उसका डायरेक्शन क्या है नहीं है, ये डिस्कशन हम लोग करेंगे। अभी हम लोग आपको, अब हम एक एक, ये आपको बस इंट्रो हो गया, अब एक एक स्टेप करके मैं सब कुछ बताऊंगा कि किसकी फील्ड किधर होगी, फील्ड की क्या प्रॉपर्टी होगी, उसका डायरेक्शन कैसे होगा, टेस्ट चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होगी, इन सब चीजों को बस आप अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब ये समझ में जरूर आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही रियल है। वो जो हम लोग कूलम लॉ में पढ़ रहे थे कि Q1 ने Q2 को पुश कर दिया, Q2 ने Q1 को पुश कर दिया, वो ठीक है, वो अब देखने में ऐसा फील हो रहा था, बट ये रियलिटी यही है कि Q1 Q2 एक दूसरे को डायरेक्ट पुश या पुल नहीं करता है, बल्कि कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इन्फ्लुएंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और उसके फील्ड में आके कोई दूसरा चार्ज अपने ऊपर क्या फोर्स फील करता है, फोर्स। तो अब हम लोग सिलसिलेवार तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, ये सब अभी आपको मैं करवाना शुरू करता हूं। जो नोट्स जिसको बोलेंगे बनाएंगे ताकि वो राइट डाउन, ये सब इन सब चीजों को राइट डाउन नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों देखो, हमने आप जो अभी समझाया आपको, अब वो मैं एक एक करके राइट डाउन कर रहा हूं। तो पहले कुछ पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आप इसको एक बार इसको वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन कर लो ढंग से, अदरवाइज मैं पढ़ के भी बता रहा हूं कि मैंने क्या क्या लिखा है। तो मैंने यहां पे लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज इज द इन्फ्लुएंस स्प्रेड ओवर इट्स सराउंडिंग थ्रू विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस।
इसका मतलब ये हुआ कि कोई चार्ज वो अपने सराउंडिंग में क्या करता है, फोर्स फील्ड को स्प्रेड करता है, अपने सराउंडिंग में अपना एक इन्फ्लुएंस पैदा करता है, जिसमें कोई और चार्ज अगर आ गया तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, फोर्स। फिर मैंने आगे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड। देखो ये फील्ड जो है इसको वेक्टर फील्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ, और इलेक्ट्रिक फोर्स तुम जानते हो, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। तो अगर ऐसे जगह पे फोर्स को अगर डिफाइन करना है तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको एक ऐसे फील्ड की जरूरत आएगी जो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका एग्जाम्पल हो गया, वेक्टर फील्ड का। फिर आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ऐसा यूनिट, अभी यूनिट को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे हम लोग भी, नेक्स्ट बोर्ड पे जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, यानी इसके दो यूनिट हो सकते हैं, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, है ना, न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर। फिर एक छोटा सा पॉइंट देख लो इसका डायमेंशन। तो देखो न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन क्या है दोस्तों, फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन जानते ही हो mL/t-2, और जो कूलम है, कूलम मतलब कूलम जो चार्ज का हो गया यूनिट, तो चार्ज का डायमेंशन होता है AT, एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये A फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम, इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे T ऊपर गया, T का पावर -3, A का पावर -1, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप नोट डाउन कर लो। फिर इसका हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दोस्तों देखो, अब ये मैंने कुछ पॉइंट्स और लिख दिए हैं आपके सामने, यहाँ पे आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको तरीके से लिख लो, और मैं फिर से बताता हूं कि मैंने क्या क्या यहाँ पे लिखा है। देखो फर्स्ट में मैंने ये लिखा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज टू स्टेप प्रोसेस। आप ये तो समझ ही रहे हो ना कि हमने इस टॉपिक को आज क्यों सेलेक्ट किया। पहले हम लोग समझ रहे थे कि चार्जेस एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, बट दिस इज नॉट रियलिटी। आपके सामने सच्चाई क्या निकल के आई कि ये 2 स्टेप में ये पूरा प्रोसेस होता है। स्टेप 1 में मैंने क्या लिखा है कि फर्स्ट चार्ज स्टैब्लिश इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला चार्ज आएगा और वो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। एंड स्टेप 2, द सेकेंड चार्ज इंटरैक्ट्स विद दैट फील्ड, जो दूसरा चार्ज होगा वो चार्ज से डायरेक्ट इंटरैक्ट करने के बजाय उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगा। मतलब फोर्स टू चार्ज डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। ये अच्छे से आप लिख लेंगे और इसको आपने समझ भी लिया है। अब ये देखो एक पॉइंट में यहां मैंने लिख भी दिया है, चार्ज 1 प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज में फोर्स लग गया, एंड दिस वाइस वर्सा, दूसरा चार्ज के फील्ड में पहला चार्ज है। तो ये मैंने इक्वेशन यहां लिख दिया जो आप देख सकते हो, ठीक है। नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा, लास्ट पॉइंट। जब देखो आप रिमेंबर करो कि जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बोला था कि एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, आप याद करो, आपको मैंने बोला था कि अगर किसी चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस आके फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। तो उस केस में अपने को डरने का नहीं है, हम लोग सेपरेट दोनों पेयर, मान लो Q1 पे Q2 भी फोर्स लगा रहा है, Q3 भी लगा रहा है, Q4 भी लगा रहा है, तो Q1 को बारी बारी तीनों से इंटरैक्ट करवाओ और फिर सबके इंडिविजुअल फोर्स को वेक्टर तरीके से रिजल्टेंट निकाल लो। ये काम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हो सकता है। मान लो कोई स्पेस है, अब उस स्पेस में पहले Q1 आया, तो Q1 ने वहां पे किसी पॉइंट पे फील्ड प्रोड्यूस किया, एट द सेम टाइम वहां पे Q2 भी आ गया, Q3 भी आ गया, Q4 भी आ गया, एंड सो ऑन। तो ढेर सारे चार्जेस अगर आ जाएंगे तो उन हर चार्ज का उस पॉइंट के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा। तो अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर ऐसा है कि यहाँ पे ढेर सारे फील्ड हैं, तो वहां नेट फील्ड क्या होगा। तो डरने का तो है नहीं, मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप क्या करो कि इंडिविजुअली हर एक अलग अलग चार्ज का फील्ड वहां पे कैलकुलेट करो और वो फील्ड को फिर क्या करना, वेक्टर तरीके से सम कर देना है। जैसा कि मैंने इक्वेशन लिखा है, मान लो फर्स्ट चार्ज उस पॉइंट पे E1 फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा E2, तीसरा E3, तो आप इन सभी को वेक्टर तरीके से ऐड कर लो। एक काम करो, आप एक बार इसको लिख लो जल्दी से, फिर मैं इसको रब करके आपको नीचे वाले पॉइंट को फिर मैं थोड़ा समझाता हूं। ओके, तो आपने रब कर लिया होगा, सॉरी। तो देखो जैसे मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट यहां पे P आ गया और यहां ढेर सारे चार्जेस मौजूद हैं, बहुत सारे चार्ज।
दिस इज Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो आप ये समझ लो कि आपको जब मैंने बोल दिया कि हर एक चार्ज के साथ उसका अपना एक एसोसिएटेड फील्ड होगा, तो इन सभी का यहां पे इन्फ्लुएंस होगा। तो मान लो किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, दूसरे का E2 है, तीसरे का E3 है, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, जो आप फोर्स में करते थे वो यहां भी करोगे। इंडिविजुअली फोर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके और उनका हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो हमें नेट फील्ड मिल जाएगा। और ये याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि अगर Q1 जो है अकेले अगर यहाँ पे E1 प्रोड्यूस कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि इनके आने से वो डर जाएगा कि भाई बड़े लोग आ गए हैं, मैं अपना फील्ड प्रोड्यूस नहीं करूंगा। ऐसी बात नहीं होगी। अगर Q1 अकेला भी होगा तो भी E1 प्रोड्यूस करेगा, अगर ये सारे होंगे तो भी वो E1 प्रोड्यूस होगा। ये अलग बात है कि ये होंगे तो इनकी भी फील्ड होगी और नेट फील्ड में चेंज आ जाएगा। तो ये जो आप फॉलो करते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करता है। तो इसको आप राइट डाउन करेंगे। ठीक। तो दोस्तों अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब मैंने बोल दिया कि जब ये एक वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मतलब कि यहां पे हम ये बोल लें कि जैसे ये E है, अब इसको अगर इसके पूरे नाम से इसको अगर बोलोगे तो ये पूरा अगर हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि बार बार इंटेंसिटी वो लिखा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं है। तो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब भी आप वही समझना। ऐसे करेक्ट जो बोलना चाहिए दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि उसकी इंटेंसिटी में तीव्रता कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे देखो, अब ये जो मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लो कि यहां पे कोई चार्ज है +Q। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मेरे को पता करना है कि इसकी वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि जिसके फील्ड में इंटरेस्टेड हो वो आपका हो गया सोर्स चार्ज। तो दोस्तों ये आपका हो गया सोर्स चार्ज, और ये पॉइंट P है जहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना। तो कैसे होगा? तो अभी कुछ देर पहले बोला आपको कि एक यहां पे रख दो आप टेस्ट चार्ज। क्या रख दोगे आप? टेस्ट चार्ज। क्योंकि जब तक कोई दूसरा चार्ज लाओगे नहीं तुम्हें उसके ऊपर फोर्स फील होगा नहीं, और फोर्स फील होगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि सोर्स चार्ज जो है उसका फील्ड वहां पे है या नहीं है। तो मान लो आपने टेस्ट चार्ज को रखा Q0, फिर आपने देखा कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है F। तो पॉइंट P पे हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा और उसने फोर्स फील किया F। तो डेफिनेशन कहता है कि इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट। तो कायदे से यहां पे तो यूनिट चार्ज लाना चाहिए था, टेस्ट चार्ज के बजाय 1 कूलम का चार्ज लाना चाहिए था, और उस पे जो फोर्स लगता, जो डेफिनेशन कहता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी 1 यूनिट चार्ज पे 1 कूलम के चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हो जाएगा। तो बार बार हम 1 कूलम लेके तो आएंगे नहीं, तो हमने क्या किया Q0 कूलम लाया। यहां पे हमने टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम के बजाय Q0 कूलम ले लिया। तो कहोगे सर फिर यूनिट कैसे, तो ये कैसे होगा? तो कुछ करना थोड़ी है आपको। आप अगर इस फोर्स को Q0 से डिवाइड कर दोगे, मतलब इसी टेस्ट चार्ज के से आप डिवाइड कर दोगे, तो देखो ये हो गया Q0 टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, और नीचे में आपने उसी चार्ज से अगर डिवाइड कर दिया तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है दोस्तों। मान लो कि अभी तुम मार्केट जाते हो और तुम्हें 50 रुपीज में टोटल तुम्हें टोटल
10 मैंगो मिलता है, 10 आम मिलते हैं। 50 रुपया हमने खर्च किया, 10 मैंगो मेरे को मिला, 10 मैंगो मिला। तो कोई पूछेगा यूनिट मैंगो का प्राइस क्या हुआ? तो एक आम का दाम जानने के लिए, एक आम का प्राइस जानने के लिए एक आम खरीदना जरूरी नहीं है, आप 10 आम भी खरीद सकते हो। बस उसका जितना प्राइस होगा उसको नंबर ऑफ मैंगो से डिवाइड कर दो। मान लो 10 मैंगो 50 रुपए का है, तो 50 रुपीज डिवाइडेड बाई 10 मैंगो, तो 5 रुपीज पर मैंगो। ठीक इस तरीके से यहां पे एक कूलम ही लाना जरूरी नहीं है, आपने क्यू नॉट कूलम रखा, उसके ऊपर जो फोर्स लगा उस फोर्स को उसी चार्ज के, उसी टेस्ट चार्ज से अगर डिवाइड कर दोगे तो इट विल गिव नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ध्यान से सुनो बच्चों कि अगर, क्या यहां से हम लोग सीख रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के और भी तरीके वो बाद में देखेंगे। तो अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज लेके आओ, टेस्ट चार्ज को रखो, टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, तो ये आपको देगा उस पॉइंट पे फोर्स पर यूनिट चार्ज, और उस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। माइंड यू, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टेस्ट चार्ज का नहीं है बल्कि ये सोर्स चार्ज का है, क्योंकि इसने यहां फील्ड पैदा किया और टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लग गया? फोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, टेस्ट चार्ज का नहीं है। अब जरा सोचते हैं टेस्ट चार्ज की। अच्छा एक चीज समझो कि अभी कुछ देर पहले मैंने यूनिट लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, अब तुम यहां से समझ रहे होगे कि उसका यूनिट न्यूटन पर कूलम क्यों हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो कि फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, तो फोर्स का हो गया न्यूटन और चार्ज का हो गया कूलम। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी देगा और डायरेक्शन भी देगा। कैसे? तो अभी मैं बताता हूं कि कैसे वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देगा। तो एक बार आप इसको राइट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अब ये मैं बता रहा था कि इससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाएंगे। जैसे देखो क्या निकल के आया, EP इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, है ना। अब देखो ये हमारा भी निकल के आया था, तो पहले Q नॉट हमारा क्या था? टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब इसकी दो खासियत होती है दोस्तों, टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टी होती है जो आपको जानना चाहिए। कभी भी हम किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डिटरमाइन करने जाते हैं तो इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड शुड बी वेरी स्मॉल, और साइन जो इसका होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव। अब इसको लेके लोग बहुत भाषणबाजी कि वेरी स्मॉल, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लोग बना देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आपको मैं दोनों पॉइंट आपको अभी समझाता हूं कि मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी स्मॉल क्यों होना चाहिए। सो देखो, अगर जो टेस्ट, देखो अल्टीमेटली आपका क्या एम क्या है? आपका एम है कि सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना। तो अगर आप टेस्ट चार्ज बहुत भारी भरकम ले आओगे तो तुम तो समझ रहे हो ना कि जब ये चार्ज आएगा तो ये अपना फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अगर इसका फील्ड बहुत भारी भरकम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो सोर्स चार्ज है इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपको उस केस में जो आंसर आएगा, उस केस में जो आप लैब में इवैल्यूएट करोगे वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर ये भारी भरकम आएगा, जिसने कहीं फोर्स लगा दिया उसके ऊपर बहुत ज्यादा, तो सोर्स चार्ज अपनी जगह से ही खिसक गया या उसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो गया, तो आपको सही सही क्या, आप इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए इसको लाओगे और फिर देख लोगे कि इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है। तो बच्चों, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल होना चाहिए ताकि वो सोर्स चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट ना डाले।
ठीक है, तो इसलिए पहली बात तो ये हो गई कि मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज का वेरी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बड़ा ले भी आओगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशन है कि स्मॉल होना चाहिए ताकि डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत ना हो। मैंने इसको यहां पे लिखा नहीं एक्सप्लेनेशन को, आप अगर चाहो तो अपने से लिख भी सकते हो इसको कि magnitude of test charge should be very small to avoid the disturbance of distribution of source charge। आप लिख लेना इसको। दूसरा है इसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए। ये भी आप कहोगे कि साइन पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं आप, ये भी मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये भी ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा तो ही आंसर आएगा, ये जरूरी नहीं है। पॉजिटिव चार्ज से क्या फायदा होगा वो अभी आप समझो। जो इक्वेशन है अभी आप बोर्ड पे देखो, ईपी इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई क्यू नॉट इंटू एफ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो फिर, तो अगर EP इक्वल्स टू 1 बाई क्यू नॉट इंटू एफ, अगर मान लो क्यू नॉट है पॉजिटिव, तो तुम्हें याद होगा वेक्टर में कि अगर एक वेक्टर को, दिस इज वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, चार्ज तो स्केलर है बच्चों, तो आपको मिलता क्या है, वेक्टर। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि अगर ये स्केलर पॉजिटिव हुआ, तो अगर ये स्केलर पॉजिटिव हुआ तो ईपी का डायरेक्शन और 4 इधर वाले वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो टेस्ट चार्ज के पॉजिटिव रखने से ये फायदा होगा आपको, टेस्ट चार्ज के रखने से ये फायदा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग से तुम्हें डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि ये प्लस क्यू चार्ज है, मान लो ये सोर्स चार्ज है, और तुमने यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज पे अगर फोर्स इधर लग रहा है, और ये कूलम लॉ से जानते हो प्लस चार्ज प्लस को रिपेल करेगा, तो अगर तुमको कोई पूछे कि इस पॉइंट पी पे इस सोर्स चार्ज का, ये टेस्ट चार्ज है, कोई तुमसे पूछे कि इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सोर्स चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो तुम सीधा बोल दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि आपने जो टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल किया है वो क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव अगर इस इक्वेशन में अगर ये हो गया तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। तो इस तरीके से बच्चों टेस्ट चार्ज की ये जो दो खासियत है कि एक तो उसका मैग्नीट्यूड शुड बी वेरी स्मॉल, और साइन जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड P हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, सोर्स के लिए कर रहे हैं, इस फील्ड में Q नॉट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, टेस्ट चार्ज का कंट्रीब्यूशन नहीं है। टेस्ट चार्ज का अपना फील्ड होगा, उसको हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, सोर्स चार्ज का। तो टेस्ट चार्ज के बारे में अब कहोगे सर मैं मैं नेगेटिव टेस्ट चार्ज लूंगा, तो आप नेगेटिव ले लो। अगर आप नेगेटिव लेते तो इस पे फोर्स क्या लगता है, इधर, यानी जस्ट अपोजिट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी उधर ही होता। कहोगे कैसे, तो देखो तब क्या होता, अगर तुम नेगेटिव लेते तो यहां भी नेगेटिव लिखते, और जब यहां नेगेटिव आ जाता तब ये बताओ EP बराबर -F यानी एंटी पैरेलल होता, तो फोर्स मान लो इधर लगेगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड उधर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी प्रॉपर्टी है जो हर हालत में उधर ही रहेगी। तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लो नेगेटिव लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख समझो कि पॉजिटिव को डिस्कस करना हमेशा आसान होता है। कितना इजी है कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसके ऊपर जिधर फोर्स लगेगा उधर ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो। तो मैग्नीट्यूड सिंपल हो गया। और अच्छा, जब बात करेंगे एक चीज और समझो, जब यहां पे हम लोग बात करेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड हो गया, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड। जब इसको मॉड में डाल दोगे तो इधर वाले को ही मॉड में डाल दो, इन दैट केस मॉड ऑफ F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब यहां पे क्यू नॉट का साइन मत रखना, क्योंकि अब इधर क्या है, ये वेक्टर स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इधर भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ क्यू नॉट को साइन के साथ तभी रखोगे जब एरो लगा हुआ हो। अगर एरो नहीं है, मॉड है, तब तो सिर्फ मैग्नीट्यूड डील करना है, जो हम लोग पहले भी करते थे। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार इसको राइट डाउन कर लो। अब देखो, इससे प्रीवियस स्लाइड में मैंने ये बताया आपको कि किसी पॉइंट पे फील्ड कैसे निकालते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है।
कि अगर किसी पॉइंट पे फील्ड अपने को पता है तो फोर्स निकालना भी आसान हो गया। सुनो ध्यान से, अभी कुछ देर पहले हमने क्या किया, किसी पॉइंट के ऊपर अगर फील्ड निकालना था तो वहां पे एक टेस्ट चार्ज लेके आए, टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट किए और फिर इस फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर दिए, तो आपको उस पॉइंट का फील्ड मिल गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रॉब्लम में हमें कहीं पे, मान लो ये सोर्स चार्ज है, मैंने जानबूझ के ऐसा डायग्राम बनाया ताकि वो सोर्स चार्ज एक पॉइंट का हो सकता है, 4 पॉइंट का हो सकता है, रिंग हो सकता है, स्फेयर हो सकता है। जैसा कि आप पहले भी जानते हो कि चार्ज पॉइंट के फॉर्म में भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। तो मान लो कोई एक सिस्टम है और उसकी वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, कितना दिया हुआ है, ईपी, एरो के साथ, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका दोनों दिया हुआ है। तो अब अगर इस पॉइंट पी पे कोई दूसरा चार्ज लेके आओगे, मान लो प्लस क्यू, दिस इज नॉट टेस्ट चार्ज, वो तो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे थे, ये अब यहां पे कोई भी चार्ज आप ला सकते हो। तो आपने चार्ज को जैसे ही रखा, लेट अस अज्यूम कि आपने प्लस क्यू रखा या माइनस क्यू रखा, वो बात की बात है। तो जब आप यहां पे चार्ज को लाओगे तो ये फोर्स फील करेगा, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फिर तुम कूलम्स लॉ लगाना सोचोगे। लेकिन अब क्या है ना, सोर्स चार्ज का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, बल्कि सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, उसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि अब कूलम्स लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कूलम्स लॉ के लिए यहाँ के चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो इस चार्ज के बजाय इसका फील्ड दिया हुआ है। तो फील्ड क्या था बच्चों, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज पे इतना फोर्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर 20 न्यूटन पर कूलम है कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखो कितना है, 20 न्यूटन पर कूलम। तो इसको कैसे पढ़ोगे, इसको ये पढ़ोगे कि एक कूलम के ऊपर 20 न्यूटन, तो 4 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो बहुत आसान है कि एक कूलम पे 20 न्यूटन तो 4 कूलम पे 80 न्यूटन। तो ये कैसे 80 आएगा, तो आप 4 कूलम को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो आपको मिल जाएगा फोर्स, जो कि मैंने यहां पे किया है। तो आप ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड देने का मतलब है कि पर कूलम कितना फोर्स लग रहा है। तो उस पॉइंट पे जितना चार्ज लेके आओगे, उस चार्ज से अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज। उसी को हमने यहां पे लिखा है कि F इक्वल टू क्यू इंटू ई। कुछ देर पहले E इक्वल टू एफ बाई क्यू था, तो उसी को बस इस डिनोमिनेटर से निकाल के इधर मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि मान लो किसी स्पेस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो उस स्पेस में किसी पॉइंट पे अगर कोई चार्ज लेके आते हो तो वो चार्ज अपने ऊपर कितना फोर्स फील करेगा, तो चार्ज को आपको मल्टीप्लाई कर देना है उस जगह के फील्ड से। तो आप देखो Q इंटू ई जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उस चार्ज के ऊपर। अब एक बात देखना कि इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ एरो लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक वेक्टर इक्वेशन है जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड दोनों का रिलेटेड नहीं है बल्कि डायरेक्शन भी रिलेटेड है। तो इस इक्वेशन में F इक्वल टू क्यू ई अगर एरो लगा हुआ है तो आप ये मान के चलो कि एक वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन करने का मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के हिसाब से भी रिलेटेड है। और अगर ये वेक्टर इक्वेशन है तो यहां पे Q को आप क्या रखेंगे, साइन के साथ। तो इसका क्या क्या फायदा होगा सो देखो, अगर मान लो कि जो चार्ज तुम यहां पॉइंट P पे ला रहे हो, इफ Q इज पॉजिटिव, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा, अगर Q पॉजिटिव है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F, एरो दिया हुआ है, Q इंटू E। इसका मतलब ये हो गया कि अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पैरेलल। ध्यान से देखो, क्योंकि तुम जानते हो एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वेक्टर मिलता है, और जैसा कि ये पॉजिटिव है तो अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किए हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है। तो इसको हम लोग कैसे वर्ड्स में लिख देंगे, वर्ड्स में लिखेंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड force on positive charge will be exerted
along डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुन लो, ये बहुत काम का है, कई बार मैं बोल रहा हूं, फिर से सुनो। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखोगे, ये कोई सीधा कोई भी चार्ज आप यहां पे लाके रख सकते हैं। अगर किसी फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो उस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। अगर आप मान लो कि आप पॉजिटिव चार्ज की जगह, अगर इफ Q जो है वो नेगेटिव हो जाए, आप नेगेटिव चार्ज रख दो किसी पॉइंट पे, सोर्स तो खैर वही है, और P पॉइंट पे आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज रख दिया आपने, तो देखो इक्वेशन क्या होगा, F इक्वल्स टू माइनस QE। अब यहां क्योंकि मैंने लिख दिया है कि Q को साइन के साथ ही रखना पड़ेगा, अब ये माइनस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगा, यानी अपोजिट होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ऑन नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनो, तो पॉजिटिव चार्ज पे बच्चों हमेशा याद रखना कि फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स जो लगेगा फील्ड के अपोजिट लगेगा। यानी यानी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेगा। फिर से सुनो, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाएगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। और ये इक्वेशन यूज जब भी हम लोग करेंगे तो Q को साइन के साथ रखेंगे। और मान लो फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, देखो एरो हटा दिया, तब तो सिर्फ आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रखो, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव या विदाउट साइन। मैंने लिख दिया है कि इस इक्वेशन में चार्ज को क्या रखना है, बिना साइन के। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और बार बार इसको सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से कैलकुलेट किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशंस। तो ये आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग इतना पढ़े हैं। नेक्स्ट डे यानी कल वाले वीडियो में हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग सोर्सेज के लिए कैलकुलेशन करेंगे। अभी आपको सीधा मैंने यहाँ एक सोर्स बना दिया था। अभी क्या है कि अब सोर्स पहले हम लोग पॉइंट चार्ज लेंगे, फिर मोर देन वन पॉइंट चार्ज लेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम में ढेर सारी चीज आ जाएंगी, जैसे रिंग हो जाएगा, सेमी सर्कुलर रिंग हो जाएगा, रॉड हो जाएगा, स्ट्रेट रॉड, इनफाइनाइट रॉड हो जाएगा, फिर आपका डिस्क होगा, बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं, कल जो आपको मैंने लास्ट में 2 प्रॉब्लम दिया था उसका मैं सॉल्यूशन बोर्ड पे दे रहा हूं और आप उसको देखो कि आपने सही बनाया या गलत। ओके बच्चों, देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखो, जो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बहुत सिंपल है। क्या क्वेश्चन था बच्चों कि 2 + Q चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इसके मिड में एक चार्ज अपने को रखना है। ये साइन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो पहली बात सोचो कि ये एक दूसरे चार्ज को ठीक बीच में रखना है। तो इसका मतलब है कि अगर इस डिस्टेंस को हमने x मान लिया तो ये डिस्टेंस भी x हो गई। अब इस चार्ज का साइन और मैग्नीट्यूड मेरे को डिसाइड करना है जिससे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो एक काम करते हैं, किसी भी एक चार्ज का इक्विलिब्रियम प्रूव कर लेते हैं तो बाकी सब उसी तरीके से इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ए के बारे में सोचो, नाम तीनों का हमने रख लिया, ए, बी और सी। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज ए को, ये सी भी पॉजिटिव है तो ये सी इसको इधर रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। अब इस पे एफसी इधर लग गया तो इस एफसी को बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। तो अपोजिट में जो ये तभी लगाएगा
जब ये क्या होगा आपका नेगेटिव। तो इससे हमने ये पता कर लिया कि इसको नेगेटिव होना चाहिए, तो जितना वो रिपेल करेगा उतना से ये क्या कर सकता है, इसको अट्रैक्ट। ठीक इसके लिए भी अगर सोचे हम लोग इस तरीके से, तो ए सी को रिपेल करेगा और बी जो है सी को अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरीके से उस पर भी नेट फोर्स जीरो। और रह गई बात बीच वाले की, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, इसने भी इसको अट्रैक्ट करना है, तो दोनों अट्रैक्शन अपोजिट में होगा, तो इस पे भी नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। तो किसी एक को लेके बात करते हैं, ए पे बात करते हैं। तो ए पे दो फोर्स लग गए, एफ सी और एफ बी। नेट फोर्स जीरो होने के लिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो एफ सी देखो ये यहां से इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2x। तो कूलम ला लगाओ, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2x का स्क्वायर। और इन दोनों के बीच देखते हैं, तो चूंकि सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, दैट्स वाई हमने यहां साइन पुट नहीं किया। आपको पहले ही बार बार मैं बोलता हूं, जब भी फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने की बात आएगी, दैट शुड बी पॉजिटिव। तो अब देखो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, x, तो k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको आपने इक्वेट कर लिया और तरीके से हमने इसको भी सॉल्व किया, तो स्मॉल q का वैल्यू जो निकल के आ गया q/4। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया q/4। अगर विद साइन आंसर करना है आपको, तो हमने पहले अज्यूम किया ही है कि ये नेगेटिव होना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा -q/4। तो आई होप कि आपका सही हुआ होगा। तो आप एक बार मिला लो और इसको फिर से लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम में देखते हैं, तो यहां हमने स्क्वायर के कॉर्नर पे इक्वल -q रख दिया है। मान लेते हैं डिस्टेंस L है, सभी चार्जेस का नंबरिंग कर लिए 1 2 3 4। अब देखो इसमें क्या करना है हमको, कि ये पूरा सिचुएशन आइडेंटिकल है, तो किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो प्रूव कर लो तो सब पे हो जाएगा। तो मान लो हमने सेलेक्ट किया है नंबर 4 को, तो नंबर 4 को नंबर 1 क्या करेगा, नीचे रिपेल। तो देखो हमने यहाँ F1 लिख दिया है, नंबर 3 क्या करेगा, रिपेल। देखो यहाँ लिख दिया है नंबर 2 क्या करेगा, रिपेल। तो इसने भी रिपेल किया। तो अब सोचो इस पे नेट फोर्स तो तभी जीरो होगा जब सेंटर पे रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव होगा। तो यही प्लस, तो ये पॉजिटिव कैसे हुआ ये भी सोच लो। अगर ये पॉजिटिव हुआ तभी इसको ठीक अपोजिट यहाँ पे ये अट्रैक्ट करेगा, इसका नंबर 5 कर लो। यानी F5 को इन तीनों फोर्स को संभालना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन तीनों के रिजल्टेंट के ठीक अपोजिट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नेट फोर्स जीरो होने के लिए F1 जो होना चाहिए वो F1, F3 और F2 के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट। अब इसके बाद तो इस प्रॉब्लम में सॉल्व करने वाली कोई बात रह नहीं गई। आप 1 बाय 1 करके सब फोर्स को निकालो और उसके बाद आप सॉल्व करो, जो मैंने बहुत इजीली आपके सामने कर दिया है। जैसे देखो मैंने मैग्नीट्यूड भी निकाला, F1 ये L डिस्टेंस है, तो F1 और F3 इन दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा k/Q²/L²। अरे Q इंटू Q। रही बात नंबर 2 की, तो नंबर 2 जो है वो देखो ये पूरा डायगोनल है, तो Q इंटू Q² हो गया। ये डिस्टेंस आपका पूरा L√2 है, तो देखो यहां मैंने लिख दिया है, तो KQ²/2L²। और नंबर 5 की बात करोगे तो नंबर 5 हाफ ऑफ द डायगोनल के बीच में लग रहा है, तो हाफ ऑफ द डायगोनल हो गया L/√2, और इसका चार्ज स्मॉल q और इसका कैपिटल Q। चार्ज को साइन के साथ नहीं रखना है, डायरेक्शन पे हमने मेंशन कर दिया है। अब सवाल है इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो खुद सोच के देखो। F3 और F1 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ठीक बीच में आएगा, और जो बीच में आएगा वो F2 के साथ सीधा ऐड हो जाएगा। तो F1 और F3 का रिजल्टेंट कितना आएगा, तो ये एंगल टोटल है 90 डिग्री, तो ये सीधा हो जाएगा KQ² इंटू √2/L²। आप करके देख लो, अंडर रूट करके देख लो, वेक्टर तरीके से ऐड करके देख लो। तो इसलिए उसके जगह हमने सीधा लिख दिया KQ² √2/L²। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीच में आएगा, और F2 तो पहले से ही बीच में है, तो सीधा F2 जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको देखो इसके साथ क्या कर दिया, ऐड, एंड इसको इक्वेट किसके कर दिया, F5 के। और F5 की जगह हमने लिख दिया वहां से वैल्यू, और सबको कैंसिल आउट करके आपके सामने देखो K कैंसिल हो गया, तो फाइनली Q का जो वैल्यू निकल के आया
ये दोनों क्वेश्चन जेईई मेन का था, कितना इजी था, बस वेक्टर लगाना है, नेट फोर्स आपको निकाल के दिखा देना है, तो चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो आपने लिख लिया होगा, तो हम लोग फिर कल के वीडियो मिलते हैं। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, तो कल ही मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।